हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई एक्सप्लेनेशन। इस मूवी का नाम है जय भीम। जय भीम ये दो वर्ड अपने आप में संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई को बयां करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जय भीम सिर्फ नारा नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ विद्रोह का नारा भी है। ये जय भीम तमिल सुपरस्टार सूर्या की मूवी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाया जाता है जहां से बहुत सारे कैदी बाहर निकल रहे हैं। उन्हीं में से एक जेलर उन सभी कैदियों की जात पूछता है। जो बड़े जाति का निकलता है उन्हें रिहा कर दिया जाता है और जिनकी जात छोटी होती है उन्हें एक दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ पे जो बड़ी जात वाले होते हैं या फिर ज्यादा पैसे वाले होते हैं वो छोटी जात वालों पर जुल्म करते हैं और जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं होता है उसका भी वो बड़ी जात वाले उन पर झूठा आरोप लगवाकर उन्हें सजा दिलवाकर उन्हें जेल की सजा करवा देते हैं, जिससे कि वह बड़ा जात वाला आदमी बच जाता है और इन सभी कामों में पुलिस उनका साथ देती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं राजा कल्लू और उसकी वाइफ संगनी को, जो चूहे और सांप पकड़ने का काम करते हैं। साथ ही हम उसके भाई, उसकी बहन और उसकी बहन की पति को देखते हैं, जो कि यही काम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं के गांव के सरपंच को, जहां सरपंच की वाइफ अपने गहनों को देख रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और फिर तुरंत ही राजा कन्नू को बुलाया जाता है। और फिर राजा कन्नू उसी कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे गहने रखे होते हैं और बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। फिर राजा कन्नू सांप को ढूंढने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद राजा कन्नू सांप को आसानी से पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हम उन्हीं की बस्ती में एक मित्रा नाम की टीचर को देखते हैं जो उन्हें पढ़ाया करती थी। और मित्रा एक ऐसी लड़की थी जो कि जात पात में भेदभाव नहीं करती थी। वह सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया करती थी, साथ ही वो उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाती थी। यहाँ पर मैं बता दूं कि इन बस्ती वालों का ना ही कोई वोटर आईडी था, ना ही कोई पहचान पत्र था और ना ही उनके पास कोई राशन कार्ड था। वे एक दफ्तर जाते हैं अपने बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें मना कर देता है और छोटी जात होने के कारण वो उन्हें वहां से भगा देता है। आगे बताया जाता है कि अब संगनी प्रेग्नेंट है और इस बात को सुनकर राजा कन्नू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब राजा कन्नू को भट्टे पे काम करने के लिए जाना था, लेकिन ये बात संगनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह उससे कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन राजा कन्नू उसे इस हालत में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर अकेला ही चला जाता है। जिसके बाद राजा कन्नू भट्टे में कुछ दिनों तक काम करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सरपंच के घर उन गहनों की चोरी हो चुकी है और इस चोरी का पूरा शक राजा कन्नू के ऊपर जाता है, क्योंकि एक वही शख्स था जिसने उस गहनों को देखा था। सरपंच उन पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू उनके घर पर सांप पकड़ने के लिए आया था और तभी उसने उन गहनों को देख लिया था और शायद उसके मन में लालच आ गया हो और उसने चोरी कर ली। अब राजा कन्नू तो भट्टों पे काम करने के लिए गया था। पुलिस वाले जब उसके घर जाते हैं तो वहाँ पे राजा कन्नू तो नहीं होता है, लेकिन उसकी पत्नी संगनी को वो पूरी तरह से पकड़कर जेल में लाने लगते हैं। वो पुलिस वाले इस बात पे भी ध्यान नहीं देते कि संगनी प्रेग्नेंट है। उन्हें इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं चंद्रू को, जो कि वुमेन राइट्स का एक बहुत बड़ा वकील था और फिलहाल वो एक मोर्चे पर है और ये मोर्चे का कारण भी पुलिस ही है। दरअसल एक पुलिस वाले ने एक वकील को चांटा मार दिया था, इसीलिए अब सारे वकील वाले मिलकर पुलिस के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रू देखता है कि उसके कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं और उन्हें देखकर वो बैरिकेड के ऊपर से कूदकर कोर्ट के अंदर जाने लगता है। परंतु अंदर आकर जब उनसे कोई पूछता है कि अभी तो आप मोर्चे पर थे और एकदम से आप अंदर कैसे आ गए, तो वो उन्हें बताता है कि ये केस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। दरअसल केस यहाँ पर ये था कि छोटी जात वाले लोगों को झूठे इल्जाम में जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और ये गुनाह उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। ये सब गुनाह तो उन बड़े लोगों ने किए हैं और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो बड़े लोग सारा का सारा आरोप छोटे लोगों पर लगा देते हैं और इस काम में पुलिस उनका पूरी तरह से साथ देती है। ये बात को चंद्रू बहुत ही अच्छे से कोर्ट में साबित कर देता है और साथ ही वो इस केस को भी जीत जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि चंद्रू की पुलिस से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए वो पुलिस के हर जगह पर विरोध करता रहता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। और
थोड़ी देर बाद वहाँ पर संगनी और मित्रा आती है, जो कि चंद्रू से ही मिलने आए थे। यहाँ पर संगनी चंद्रू से मिलती है और चंद्रू उससे पूछता है कि मुझे वो सब कुछ जानना है जो कुछ भी हुआ था। जिसके बाद संगनी फ्लैशबैक की सारी कहानी सुनाती है। संगनी चंद्रू को बताती है कि राजा कन्नू को ढूंढते हुए एक दिन पुलिस वाले उसके घर आए, उसे बहुत मारा और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। साथ ही वो उसे बताती है कि राजा कन्नू के भाई, राजा कन्नू के बहन और राजा कन्नू के पति को मारते हुए पुलिस स्टेशन ले गए। हवालात के अंदर लाने के बाद उन सभी को उन्होंने बहुत मारा और जानवरों जैसा बर्ताव किया। दूसरी तरफ पुलिस वाले राजा कन्नू को ढूंढने के लिए उन भट्टों की तरफ जाते हैं जहाँ पर राजा कन्नू काम करने गया हुआ था। वहाँ पर वह राजा कन्नू के बारे में पूछता है, लेकिन राजा कन्नू वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ का एक आदमी पुलिस वालों को बताता है कि राजा कन्नू बिना किसी को बताए यहाँ से चला गया है। दरअसल राजा कन्नू घर की ओर ही आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। हवालात में लाने के बाद राजा कन्नू को पुलिस वाले बहुत मारते हैं और मारते वक्त उसे कहते हैं कि अपना गुनाह कबूल करो कि तुम्ही ने चोरी की है, लेकिन जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं उसके लिए वो हाँ कैसे बोलता। इसलिए वो चुपचाप बहुत बुरी तरह से पुलिस वालों से पिटता रहता है। पर जब अगले दिन संगनी राजा कन्नू के लिए खाना लेकर आई थी तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि राजा कन्नू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। उन पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा था। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वो लोग जेल से फरार हो चुके हैं और पुलिस वाले अब संगनी को परेशान करने लगे हैं। उन तीनों का कोई भी अता पता नहीं था। तभी संगनी और मित्रा मिलकर कुछ अधिकारियों के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर कोई मदद नहीं मिलती है। इसके बाद वो कुछ वकीलों के पास जाती है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। तो वहाँ का एक आदमी उन्हें चंद्रू के बारे में बताता है और ये आदमी ह्यूमन राइट वाला केस लड़ता है, ये फीस नहीं लेगा। साथ ही में मित्रा पुलिस वालों के द्वारा बनाई गई उन तीनों के फरार होने की रिपोर्ट चंद्रू को देती है। ये रिपोर्ट बहुत सॉलिड थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवाह थे जिन्होंने उन तीनों को भागते हुए देखा था। अब चंद्रू केस के लिए पूरी तरह से स्टडी करने लगता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तब चंद्रू हेबियस कॉर्पस की तरह इस केस को लड़ता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब यहाँ ये होता है दोस्तों की किसी इंसान का बिना सबूत के गायब हो जाना या किसी के द्वारा किडनैप कर लिया जाना। जिसके बाद कोर्ट पुलिस वालों को खुद ऑर्डर देती है कि पुलिस वाले उस गायब हुए इंसानों को ढूंढे और जल्द से जल्द उसे कोर्ट में पेश करें। ऐसे केस जो होते हैं वो कोर्ट में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते, लेकिन चंद्रू ने इस केस को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया था और कोर्ट में ये साबित भी कर दिया था कि वो सही है। जिसके बाद जजेस मान जाते हैं और हेबियस कॉर्पस के तहत पुलिस वालों को ऑर्डर दे देते हैं राजा कन्नू को ढूंढने के लिए। साथ ही वह जजेस से ये भी कहता है कि पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें जितने भी गवाहों के नाम लिखे गए हैं वो उन गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। अब चंद्रू पुलिस वालों की रिपोर्ट में जो गवाह लिखे हुए थे वह उन सभी गवाहों से क्वेश्चन करने लगता है और वह सभी लोग पुलिस वालों के पक्ष में ही आंसर दे रहे होते हैं। चंद्रू समझ जाता है कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। इन गवाहों में 2-3 लोग ही होते हैं, जिनमें से एक होता है डॉक्टर जिसने उन लोगों की मरहम पट्टी की थी और उनमें से एक होता है जो कि मेडिकल शॉप में दवाई भेजता है और जिसने उन सभी को लाकर दवाई दी थी। अब यहाँ पर ये केस उनकी तरफ से पूरी तरह झुक चुका था और शायद पुलिस वाले जीतने वाले थे। तभी चंद्रू उस पुलिस वाले को कटघरे में लाता है जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी। चंद्रू उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे ऐसे जवाब दे रहा था जैसे वो सारे आंसर्स रट के आया था। तो चंद्रू उससे कहता है कि आपने ये रिपोर्ट बनाई थी तो आपको तो ये ज़रूर पता होगा कि मेडिकल शॉप कहाँ पर है और डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ पर है। तब पुलिस वाला ये बात बताने में नाकाम हो जाता है और साथ ही में चंद्रू सबको बताता है कि दोनों ही अलग अलग दिशा में थे और ये साबित कर देता है कि वो पुलिस वाला झूठ बोल रहा है और साथ ही वो ये बता देता है कि ये रिपोर्ट्स भी झूठी है। अब यहाँ पर सभी पुलिस वाले बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, इसलिए वो इस केस को लेकर शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। और जब संगनी एक दिन अपने वकील को फोन कर रही थी तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसकी बेटी को उठाकर हवालात ले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद संगनी को भी वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो पुलिस वाले उसके सामने हाथ छोड़कर कहते हैं कि वो अपना केस वापस ले ले, लेकिन संगनी उनकी बात नहीं मानती। इसके बाद वो पुलिस वाले उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीएसपी का उनके पास कॉल आता है
और डीएसपी उन पुलिस वालों से कहता है कि अगर संगनी को कुछ भी हुआ तो तुम सभी लोगों की नौकरी जा सकती है, इसलिए तुम उसे अभी अपनी जीप में बिठाओ और उसे उसके घर छोड़ो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हुआ। दरअसल जब वो पुलिस वाले संगनी की बेटी को वहाँ से उठा रहे थे, तभी एसटीडी बूथ में वकील साहब का कॉल आता है। संगनी यहाँ पर चंद्रू को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद चंद्रू तुरंत ही जज साहब के पास जाता है और जज साहब तुरंत ही डीएसपी के पास कॉल करते हैं। अब इस केस को शहर के सबसे बड़े वकील ने टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद वो कोर्ट में आता है और एक ही गवाह से इस केस को निपटाने लगता है। और ये गवाह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का आदमी था और वह तीनों उसी के पास काम किया करते थे। वो आदमी जज को बताता है कि राजा कन्नू के भाई का उसके पास कॉल आया था और वो उन्हें बताता है कि वो जेल से फरार हो चुके हैं। इसके बाद चंद्रू उस आदमी से कहता है कि आपको ये बात सबसे पहले राजा कन्नू के परिवार को बतानी चाहिए थी। तब वो आदमी चंद्रू से कहता है कि मैंने राजा कन्नू के परिवार को ये बात बताई थी और इसी के साथ ये बात भी सही हो जाती है। अब ये केस ऑपोजिशन की तरफ पूरी तरह से झुक चुका था, जिसके बाद चंद्रू संगनी के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। जिसके बाद मित्रा उसे कहती है कि मैंने उसे बताने से मना किया था। साथ ही मित्रा चंद्रू को बताती है कि उसने ये बात छुपाई जरूर थी, लेकिन उस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। राजा कन्नू के भाई को अंक पढ़ना भी नहीं आता था, तो वो कॉल कैसे कर सकता था। इसके बाद चंद्रू एसटीडी बूथ की पूरी लिस्ट को मंगा लेता है और बारी बारी से एक एक नंबर को चेक करने लगता है, ताकि ये पता लग सके कि राजा कन्नू के भाई ने आखिरकार किस एसटीडी से कॉल किया था। और आखिरकार उसे वह एसटीडी बूथ मिल जाता है। दरअसल वो फोन केरल के एक एसटीडी बूथ से किया गया था और चंद्रू केरल पहुंच जाता है और वो इस एसटीडी बूथ के मालिक से भी मिलता है। अब आगे हम कोर्ट के सीन को देखते हैं, जहां पर चंद्रू उसी एसटीडी बूथ के मालिक को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम वो सब कुछ बताओ जो वहां पर हुआ था। वो उन्हें बताता है कि कुछ दिनों पहले वहां पर 3 लोग आए थे, तीनों ही उस एसटीडी बूथ में घुस गए थे, इसीलिए उन तीनों पर उसका ध्यान चला गया था और वो उन तीनों की पहचान भी कर लेता है। अब चंद्रू जजेस से कहता है कि ये पुलिस वाले भी इन सभी से मिले हुए हैं, इसलिए वो इस केस को सीबीआई को हैंडल करने के लिए कहता है और जज साहब चंद्रू की बात मान जाते हैं। और अब ये केस आईजी के पास आ चुका है और आईजी का रोल प्ले किया है प्रकाश राज जी ने, जिसके बाद आईजी और चंद्रू दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। अब क्योंकि वह तीनों कहीं भी नहीं मिल रहे थे, तो आईजी और चंद्रू केरल जाकर चेक करते हैं। वह केरल की सभी जेलों और एफआईआर को चेक करते हैं कि कहीं वो तीनों भागकर यहाँ तो नहीं आ गए हैं। और इन्वेस्टिगेट करते वक्त वहाँ का एक ऑफिसर मिलता है जो उन्हें बताता है कि हिट एंड रन केस में उन्हें एक लाश मिली थी और कुछ फोटोज दिखाई जाती है। तो मित्रा राजा कन्नू को आइडेंटिफाई कर लेती है। दरअसल राजा कन्नू की लाश शहर के बॉर्डर पर मिली थी और सबको ये बताया जा रहा है कि राजा कन्नू का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ पर संगनी पूरी तरह से टूट चुकी थी और दूसरी तरफ वकील उन पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। वो उनसे सब कुछ सच सुनना चाहते थे। इसके बाद वहाँ का पुलिस वाला वकील को बताता है कि वो जब राजा कन्नू को मार रहे थे तो गलती से वो मारा गया, जिसके बाद उन्होंने राजा कन्नू को लॉकअप से निकालकर उसे शहर की बॉर्डर पर ले जाकर वहां पटक दिया। अब चंद्रू को तो ये सब मर्डर लग रहा था, लेकिन ऑपोजिशन वाले बोलते हैं कि वो भागते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। दूसरी तरफ चंद्रू को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता चलता है कि एसटीडी बूथ में जो 3 लोग थे उनमें से राजा कन्नू का एक भाई था और साथ ही में उन्हें एक जेल के बारे में पता चलती है जहां पर राजा कन्नू का भाई, उसकी बहन और उसकी बहन का पति था। इसलिए मित्रा को वो अपने साथ आइडेंटिफाई करवाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर वो राजा कन्नू के भाई और उसके बहन के हस्बैंड को देख लेती है। इसके बाद वो उन दोनों को अदालत में ले जाता है, जहां पर राजा कन्नू का भाई जज साहब को बताता है कि राजा कन्नू को पुलिस वालों ने बहुत मारा था और इतना मारा था कि वो बेहोश हो चुका था। साथ ही राजा कन्नू के बहन का पति भी बेहोश हो गया था और जब वो दोनों होश में नहीं आ रहे थे तो वो उनकी आंखों में मिर्ची डालने लगे थे। जिसके बाद राजा कन्नू के बहन का पति तो होश में आ गया था, लेकिन राजा कन्नू नहीं, जिससे कि हमें पता चलता है कि राजा कन्नू मर चुका था। इसके बाद आईजी को कटघरे में बुलाया जाता है और आईजी अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। आईजी जज साहब को ये बताता है कि चोरी दरअसल उन्हीं के गांव में से एक आदमी ने की थी, जिसका नाम रवि है और उनके साथ पुलिस भी मिली हुई थी। और चंद्रू यहाँ जज साहब को बताता है कि जहाँ पर राजा कन्नू की लाश मिली थी
वहाँ पर पुलिस वालों के पैरों के निशान और उनकी गाड़ियों के निशान भी मिले थे। इसलिए वह जज साहब से दरखास्त करता है कि संगनी को गांव के बीचों बीच एक घर दिया जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो दोस्तों, इसके बाद उन सभी पुलिस वालों को सजा हो गई थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कमेंट में बताना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।